नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल टेल्स विद आशीर्वाद हॉलीडेज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। आशीर्वाद हॉलीडेज जो है आपके सफर का साथी। आज का हमारा पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो मुंबई से नेपाल की यात्रा प्लान कर रहे हैं और इस सफर को और भी खास बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं आशीर्वाद हॉलीडेज के डायरेक्टर आशुतोष सर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रिया, और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी लिसनर्स को। आज नेपाल के बारे में बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट हमारे उन सभी लिसनर्स के लिए नेपाल का एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। जैसा कि हम मानते हैं और हमेशा कहते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको स्पिरिचुअल, पिलग्रिमेज, लीजर, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, इन सारे प्लेसेस और डेस्टिनेशंस का आपको मिक्स एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जो इनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर 2 या 3 प्रोडक्ट मिक्स को आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो नेपाल आपके लिए एक परफेक्ट मिक्स होने वाला है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। नेपाल की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों ही दिल को छू जाते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि नेपाल को आप एक टूरिस्ट के नजरिए से कैसे देखते हैं? प्रिया, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको हर तरीके के टूरिज्म एक्सपीरियंसेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, एडवेंचर हो, आप माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग करना चाहते हैं या अन्नपूर्णा बेस कैंप जाना चाहते हैं, चाहे आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल या पिलग्रिमेज हो, तो नेपाल के पास आपको ऑफर करने के लिए श्री पशुपतिनाथ जी का टेम्पल है, मुक्तिनाथ टेम्पल है, जनकपुर है। अगर आपके इंटरेस्ट में एडवेंचर है तो आप एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप, घोरे पानी, पुनहिल, इस तरीके के ट्रैक्स को आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट में वाइल्ड लाइफ है तो आप सागर माता नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क, प्रज्ञा नेशनल पार्क जैसे जगहों को आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एक नाइट लाइफ या प्रॉपर लीजर ट्रिप चाहते हैं तो काठमांडू की नाइट लाइफ और पोखरा की लीजर आप बहुत बेहतर तरीके से आप इसको एंजॉय एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक टूरिस्ट जो अपने किसी भी इंटरेस्ट के साथ अगर नेपाल आता है तो उसके पास वो हर एक ऑप्शन है, हर एक चीज है जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सर, स्पेशली अगर हम मुंबई के लोगों की बात करें तो आप उन्हें नेपाल पैकेज क्यों रेकमेंड करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है प्रिया। देखिए, मुंबई के लोगों की जो लाइफस्टाइल है या जो उनका दिनचर्या है, अगर आप उसको देखेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल और भागदौड़ वाली रहती है। तो नेपाल एक तो हमारी कंट्री के बिल्कुल नज़दीक है, ज्योग्राफिकली बहुत क्लोज है। अगर हम क्लाइमेट और वेदर की बात करें तो महाराष्ट्र में, अगर मुंबई की पर्टिकुलर में बात करूं तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशन आपको थोड़ा सा ह्यूमिड मिलता है, बट आपको नेपाल के अंदर टेम्परेचर, क्लाइमेट वो कंपेरेटिवली मुंबई के ठंडा मिलता है। तो आप ज्योग्राफिकली क्लोज हैं, आपको इन्वायरमेंट और वेदर मुंबई से ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो आई थिंक कि अगर आप एक छोटा सा ब्रेक अगर प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा एक ब्रेक चाहते हैं तो इंडिया के बिल्कुल ही नज़दीक ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप अपने आप को एक ब्रेक दे सकते हैं और चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मुंबई की जो हसल बसल वाली जो लाइफ है, इसको छोड़ करके जब आप नागरकोट पहुंचते हैं तो वहाँ का सनराइज, या पोखरा में फेवा लेक के किनारे आप बोटिंग कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक अलग ही सुकून आपको देता है। तो मेरे हिसाब से नेपाल एक आइडियल डेस्टिनेशन है हमारे मुंबईकर्स के लिए कि अगर आप एक छोटा ब्रेक प्लान कर रहे हैं तो मुंबई से नेपाल एक परफेक्ट गेटवे बनता है। वाओ, मतलब एक पॉकेट फ्रेंडली, स्ट्रेस रिलीविंग, एडवेंचर फील्ड ट्रिप है। परफेक्ट कॉम्बो। फिर नेपाल जाने का बेस्ट टाइम क्या है? मुंबई के लोगों को नेपाल का ट्रिप कब प्लान करना चाहिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, पहाड़ों पे जाने का जो बेस्ट सीजन होता है, जो मैं हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ कि रेनी सीजन अवॉइड करके आप पहाड़ों पे कभी भी जा सकते हैं। और स्पेशली अगर हम नेपाल की बात करें तो इसको हम 4 सीजन में ब्रेक करते हैं। पहला होता है
सितंबर से लेकर दिसंबर तक का सीजन, जिसे हम एक पीक सीजन भी कहते हैं। इस ड्यूरेशन में हमारे महाराष्ट्र के लोग गणेश चतुर्थी और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इन्हीं टाइम पे छुट्टियां भी अपनी प्लान करते हैं। तो ये एक परफेक्ट टाइम है कि आप नेपाल का अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग सितंबर टू दिसंबर। इसके बाद जो दूसरा पीक सीजन होता है वो है अपना मार्च से लेकर के जून तक का सीजन, जिसके बीच में आपकी छुट्टियां होती हैं बच्चों की, आप समर वेकेशन कर रहे होते हैं और वो वेकेशन का टाइम है, तो उस टाइम पे भी आप अपना नेपाल प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड होता है आपका मानसून पीरियड, जो जून से लेकर के अगस्त तक चलता है। इस पीरियड में हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं कि आप किसी भी पहाड़ पे जाना अवॉइड करें, और वही सेम रिकमेंडेशन हम नेपाल में भी करते हैं। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिकल पैकेज प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप नेपाल प्लान कर सकते हैं और नेपाल को एंजॉय एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ सीजन होता है वो है दिसंबर से फरवरी मंथ का, जो एक विंटर सीजन है। अगर आप नेपाल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो दिसंबर एंड जनवरी का टाइम परफेक्ट होता है, क्योंकि पोखरा की जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो काफ़ी मेमोरेबल एंड मेस्मराइजिंग होती है। तो अगर आपके प्लान में है कि आप इंडिया से बाहर जाके न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो नेपाल, खास करके पोखरा, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा आपको इस ड्यूरेशन में अपनी यात्रा या ट्रिप प्लान करने के लिए। सर, आपके हिसाब से नेपाल में ऐसे कौन से मस्ट विजिट प्लेसेस हैं जो कि एक ट्रैवलर को मिस नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर मैं नेपाल की बात करूं तो जो नेपाल के पॉपुलर प्लेसेस हैं जो हर एक टूरिस्ट के आइटनरी में होता है, वो प्लेसेस हैं काठमांडू, पोखरा, चितवन, जनकपुर, मुक्तिनाथ। हर एक प्लेसेस की अपनी एक खासियत है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं काठमांडू की बात करूं तो काठमांडू वी कैन से द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जहां पे आपको श्री पशुपतिनाथ जी टेम्पल विजिट करने का मौका मिलता है, शंभुनाथ टेम्पल विजिट करने का मौका मिलता है, आपको बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल विजिट करने का मौका मिलता है। अगर हम पोखरा की बात करें तो जैसा पोखरा नाम से ही समझ में आता है, इट इज द सिटी ऑफ लेक्स। अगर हम चितवन की बात करें तो चितवन इज अ वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको नेपाल में रॉयल बंगाल टाइगर देखने का मौका मिलता है। अगर हम लुम्बिनी की बात करें तो ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। अगर हम जनकपुर की बात करें तो जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली है। इसके साथ अगर नागरकोट की बात करें तो नागरकोट काठमांडू के पास स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल सनराइज, सनसेट और एक पीस इन्वायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारे मुंबई से जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको एडवेंचर का काफ़ी शौक होता है। तो आप अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, कोई शॉर्ट ट्रैक अगर आप करना है तो पोखरा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं एंजॉय करने के लिए। अगर आपकी बकेट लिस्ट में एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं तो पोखरा आपको एक आधा दिन एक्स्ट्रा प्लान करना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से प्लान और एंजॉय कर सकें। सर, मुक्तिनाथ दर्शन के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वो तो थोड़ा डिफिकल्ट एरिया है ना? हाँ, मुक्तिनाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरेन तो है, लेकिन अभी आज के दिन में वो चैलेंजेस नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। अभी रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो गई है, और आप अगर डे ट्रिप भी प्लान करते हैं तो आप बाई रोड पोखरा से जा करके और सेम डे मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। अगर हम मुक्तिनाथ जाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुक्तिनाथ जाने के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक कि आप बाई रोड जा सकते हैं और दूसरा बाई फ्लाइट। जैसा कि अभी मैंने कहा कि रोड कंडीशंस इतनी अच्छी हो गई हैं कि आप सुबह जाके दर्शन करके और फिर वापस आ सकते हैं। बट ये जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि सेम डे जर्नी करने के लिए आपको सुबह 4 बजे पोखरा से निकलना पड़ता है, और 4 बजे निकलने के लिए आपको 2-2:30 बजे रात को जगना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर आप निकलेंगे। तो अगर आपके पास कम ड्यूरेशन है तब तो आप इस तरीके के आइटनरी में अपने प्लान कीजिए। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 नाइट का स्टे जोमसम में जरूर प्लान करें, जिसमें आप आराम से कंफर्टेबली पोखरा से निकलें, जोमसम जाएं, रास्ते में कागबेनी और तातोपानी जैसे अच्छी डेस्टिनेशन है, अच्छे प्लेसेस हैं, उनको विजिट करें, एंजॉय करें, और शाम तक आप जोमसम पहुंचे। अगले दिन सवेरे आप जोमसम से निकले, मुक्तिनाथ मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, और फिर शाम तक आप वापस रिटर्न आ जाएं। सेम वैसे ही अगर आप बाई एयर प्लान करते हैं तो पोखरा से आपकी मॉर्निंग फ्लाइट होती है, जो तकरीबन 30 मिनट में आपको जोमसम पहुंचाती है।
आप वहाँ से पहुँच के होटल चेक इन करते हैं, फिर आगे आप प्रोसीड करते हैं जोमसम से मुक्तिनाथ जाने के लिए। दर्शन वगैरह करके आप रात को वापस आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेकर के आप पोखरा चले आते हैं। दोनों में फ़र्क इतना है कि आपको 1 नाइट का स्टे तो जोमसम में करना है, लेकिन अगर बाई रोड करते हैं तो आपको दूसरा दिन भी पूरा लग जाता है पोखरा वापस आने में। वेरएज अगर आप बाई फ्लाइट करते हैं तो आप पोखरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वापस आ जाते हैं, तो जिससे आपकी एक दिन की सेविंग हो जाती है। सर अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सवाल की। नेपाल जाने के लिए मुंबई के लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ट्रैवल के लिए, कौन सा रूट बेस्ट होता है? बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल सवाल है प्रिया। आप किसी भी डेस्टिनेशन को जब आप प्लान करते हैं तो वहाँ पे पहुँचने का क्या माध्यम है, अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो कई बार जो है वो डेस्टिनेशन आपकी बकेट लिस्ट से ड्रॉप हो जाती है। बट नेपाल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई से काठमांडू की आपको डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिलती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप मुंबई से डायरेक्ट काठमांडू की फ्लाइट लेकर के आप नेपाल पहुंच सकते हैं और अपनी जर्नी वहां से प्लान कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो ये कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इफेक्टिव नहीं होता, बट इसमें आपकी टाइम सेविंग होती है। लेकिन अगर आप एक कॉस्ट सेविंग और इफेक्टिव तरीका प्लान करते हैं नेपाल जाने के लिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मुंबई से गोरखपुर की फ्लाइट लें, जो आप सेम डे में गोरखपुर पहुंच जाएंगे, एंड देन फिर गोरखपुर से बाई रोड अपनी जर्नी आप नेपाल की प्लान करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कंपैरेटिवली जो इंटरनेशनल फ्लाइट आपने ली थी उससे आपकी कॉस्टिंग भी कम होती है। अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वे जिससे आप नेपाल पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से नेपाल की ट्रेन कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट डेली 2 ट्रेन की कनेक्टिविटी मुंबई से गोरखपुर की है। तो आप बाई ट्रेन मुंबई से गोरखपुर आ सकते हैं और फिर सेम बाई रोड अपनी जर्नी आप नेपाल के लिए प्लान कर सकते हैं। रिटर्न जर्नी के लिए अगर आप सोचते हैं तो काठमांडू से आप फ्लाइट लेकर के वापस मुंबई निकल सकते हैं, या फिर आप गोरखपुर आए, गोरखपुर से रिटर्न फिर फ्लाइट या ट्रेन आप लेकर के जा सकते हैं। अगर आपकी आइटनरी में जनकपुर है तो आप अल्टरनेट एयरपोर्ट लाइक दरभंगा या पटना वहां से भी अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं और आप आगे निकल सकते हैं, या फिर आप दरभंगा, मुजफ्फरपुर या पटना यहाँ से ट्रेन लेकर के आप आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके आप मुंबई वापस जा सकते हैं। गोरखपुर आने के 2 फायदे होते हैं। अगर आप गोरखपुर आते हैं तो आप गोरखपुर की फेमस गोरखनाथ टेम्पल प्लस लुम्बिनी, इन दोनों को आप क्लब कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर विदाउट एनी एक्स्ट्रा डेज। आप इन दोनों प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं और आप अपनी आइटनरी में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस जो दूसरा फायदा है गोरखपुर आने का वो ये कि अगर आप अपनी नेपाल यात्रा के साथ यूपी के पॉपुलर प्लेसेस लाइक अयोध्या, काशी, प्रयागराज, नैमिषारण्यम, इन सब प्लेसेस को भी विजिट करना चाहते हैं तो गोरखपुर अराइवल या डिपार्चर आपके लिए एक आइडियल प्लेस होता है जहां से आप अपनी नेपाल की जर्नी को स्टार्ट या एंड कर सकते हैं। समझ गए सर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। जो ट्रेन प्रेफर करते हैं उनके लिए गोरखपुर, या जो फास्ट ट्रैवल चाहते हैं उनके लिए काठमांडू या फिर गोरखपुर, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। सर मुंबई के सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? देखिए, अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो सीनियर सिटीजन एक बहुत लंबा ट्रिप नहीं ले सकते हैं, नहीं प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रिप 4 नाइट 5 डेज की बात करूं तो काठमांडू एंड पोखरा उनके लिए आइडियल होगा, जो आप 4 नाइट 5 डेज में बड़े आराम से कंफर्टेबली विद कंफर्टेबल होटल, एसी व्हीकल, इसके साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी आइटनरी में पिलग्रिमेज ऐड करना है तो जनकपुर और मुक्तिनाथ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेच होकर के तकरीबन 7 नाइट 8 डेज या 6 नाइट 7 डेज की आइटनरी बनती है, जो सीनियर सिटीजन के लिए कंफर्टेबल है। वो आराम से इसको एंजॉय करके और वापस मुंबई रिटर्न कर सकते हैं। सर नेपाल में शॉपिंग, लोकल मार्केट और लोकल फूड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं शॉपिंग और फूडिंग की बात करूं तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे हैं तो हमेशा आपको वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना चाहिए। और अगर मैं नेपाल के बारे में बात करूं
तो नेपाल के अंदर आपको नेपाल की लोकल नेवारी कुजीन ट्राई करनी चाहिए। वहाँ की थाली, नेवारी थाली बहुत ही डिलीशियस होती है। आप जब भी नेपाल में हो उसको ट्राई करें। इसके अलावा वहाँ की दाल भात तरकारी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। वहाँ का मोमो, थुपका, ये सारे लोकल फूड्स हैं जिसको आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो लिमिटेशंस मैंने हमेशा देखी है कि जो हमारे इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, उनको लोकल इंडियन फूड चाहिए होता है। तो यस माय फ्रेंड्स, आपको नेपाल में लोकल इंडियन फूड मिल जाता है। आपके महाराष्ट्रियन फूड्स भी अवेलेबल हैं, बट इन सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स इन काठमांडू। तो अगर आप काठमांडू में हैं और आप लोकल महाराष्ट्रियन फूड अगर ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ के अच्छे रेस्टोरेंट्स विजिट करके आप वहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोखरा, चितवन या ऑन द वे हाईवेज पे हैं तो आपको प्योर वेजिटेरियन फूड का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर बात करें शॉपिंग की अब, तो शॉपिंग के लिए नॉर्मली जो पहले देखा गया था कि लोग नेपाल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वुलन आइटम या इस तरह की कोई चीज़ें परचेज करते थे। इसके अलावा वहाँ से आप वहाँ के लोकल आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्पेशली अगर आप रुद्राक्ष की माला शॉप करना चाहते हैं तो आप काठमांडू में जो अपना पशुपतना टेम्पल है उसके नियर बाई में गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप्स हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो काठमांडू में थामेल मार्केट है जो दिल्ली के चांदनी चौक या हैदराबाद के चार मीनार की तरह है। तो आप वहाँ पे लोकल मार्केट विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ से उन चीज़ों को, कुछ जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको समझ में आती है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप नेपाल में कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ काठमांडू आप पोखरा मार्केट को एक्सप्लोर करें, एंजॉय करें, क्योंकि पोखरा में आपके पास समय भी होता है, मार्केट भी काफ़ी वाइडली ओपन है और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ के ऑप्शंस और वैरायटीज़ मिल जाती हैं। सर, अगर आपको हमारे मुंबई के ट्रैवलर के लिए 1 या 2 इम्पोर्टेंट टिप्स देने हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे मैं 3-4 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। पहला कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड लाइक मुक्तिनाथ या किसी ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने आप को हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से एक्लिमेटाइज कीजिए ताकि आप उन जगहों पे जाके बीमार ना पड़े और फिट रहें। तो पहला चीज़ है कि आप अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से आप अपने आप को फिट और मेंटेन करें। दूसरा, आप जिस मौसम में प्लान कर रहे हैं, सपोज आप विंटर में प्लान कर रहे हैं तो विंटर के हिसाब से अपनी क्लोथिंग पैक करें। अगर आप रेनी सीजन में प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या छाता ज़रूर कैरी करें। तो वेदर वाइज अपनी पैकिंग ज़रूर करें, उसका मौसम का ध्यान ज़रूर रखें। तीसरा, नेपाल के अंदर जो पेमेंट मेथड्स हैं वो अभी आज के टाइम पे यूपीआई एक्टिव तो हो गया है लेकिन हर एक जगह काम नहीं करता। तो अपने साथ कैश जरूर रखें ताकि अगर इन केस आपका यूपीआई नहीं चलता है तो आप अपने ट्रांजैक्शंस कैश में कर सकते हो। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, नेपाल जाने के लिए इंडियन सिटीजन को वीज़ा एंड पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपने वैलिड वोटर आईडी कार्ड पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ तो मुझे पासपोर्ट चाहिए, मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, आप अपने वैलिड वोटर आईडी कार्ड पे ट्रैवल कर सकते हैं और नेपाल जाके घूम के वापस आ सकते हैं। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि मुंबई की भीड़ से बाहर निकल के नेपाल की पहाड़ी वादियों का सुकून ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये सफ़र एक दूरी का नहीं, एक अनुभव का होगा। सर, हमारी कंपनी आशीर्वाद हॉलीडेज की क्या खासियत है जो हमें यूनिक और दूसरों से बेहतर बनाती है? हमारा मोटो है, कम एज अ गेस्ट, डिपार्ट एज अ फ्रेंड एंड रिटर्न एज अ फैमिली। हम सिर्फ आपको पैकेज नहीं सेल करते, हम आपके साथ रिश्ता कायम करते हैं। जब आपने हमसे हमारी सर्विसेज परचेज करी उसी दिन से आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए। और जैसा मैंने आपसे कहा, कम एज ए गेस्ट, जब आप हमारे पास आते हैं, जब आपका टूर शुरू होता है तो आप हमारे मेहमान होते हैं। लेकिन जब आप हमसे मिलते हैं, हमारी सर्विसेज की शुरुआत होती है तो आप एक दोस्त की तरह उस टूर को शुरू करते हैं और टूर ख़त्म होते होते आप हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं और जब आप वापस जाते हैं तो आप हमारी फैमिली हैं। तो ये हमारा मकसद है, आपको सर्विसेज देने का, और इसी मोटो पे हम अपना काम करते हैं। हम नेपाल के लिए 2 तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। एक जिसमें आप अपने टूर को कस्टमाइज करा सकते हैं और दूसरा हमारे फिक्स डिपार्चर टूर्स। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं
या आप अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप टूर का अनुभव ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ट्रिप को कस्टमाइज करेंगे एंड आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे। ग्रुप टूर हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ है, हमारा एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसको हम एक सेवा भाव की तरह एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और यही हमें बाकियों से अलग और बेहतर बनाता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है कि हम नेपाल के पैकेजेस खुद ऑपरेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी अपनी खुद की फ्लीट्स हैं, हमारे होटल के साथ कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स होते हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव्स 24/7 आपके साथ ड्यूरिंग द टूर अवेलेबल हैं। तो कहीं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 24/7। हमारी ऑपरेशंस टीम आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल है। क्योंकि हमारे अपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स हैं, व्हीकल्स हमारी अपनी है, तो हम आपको एक बेहतर प्राइस ऑफर कर पाते हैं, और साथ ही साथ चूंकि सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं तो हम सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर तरीके से इंश्योर कर देते हैं। आज आपसे बहुत ही बढ़िया बातें सीखने को मिली सर। अब मुंबई के लोग इस पॉडकास्ट के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे और नेपाल जाने का प्लान बनाएंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रिया आपसे बात करके। हर एक ट्रैवलर को ये जानना जरूरी है कि सफर सिर्फ एक जगह का भ्रमण नहीं होता, एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। और नेपाल तो अपने आप में ही अल्टीमेट है, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस, एक अल्टीमेट अनुभव है। तो अगर आप नेपाल विजिट करते हैं तो आई एम श्योर कि आप निराश नहीं लौटेंगे। सर, अगर कोई मुंबई के ट्रैवलर हैं और वो नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे साथ वो कैसे नेपाल जा सकते हैं? बुकिंग प्रोसेस क्या है? हमारा बुकिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप हमें व्हाट्सएप, कॉल या ईमेल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी आपका नेपाल टूर प्लान करने के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप हमें उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.ashirvadholidays.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर सकते हैं, और फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको आपके रिक्वायरमेंट के लिए कनेक्ट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। तो बुकिंग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं, तो हम आपको विद एक्सपर्टीज अपनी सर्विसेज आपको ऑफर करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे आपकी नेपाल की जर्नी प्लान करने में। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल रह गए हैं तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तब तक के लिए बैग भरिए, मन साफ करिए और निकल पड़िए नेपाल के सुकून भरे सफर पर। जय हिंद, जय शंभू। थैंक यू प्रिया, और सभी लिसनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभू, जय हिंद।